हम लगातार आपके सामने पेश कर रहे हैं किस तरीके से आज दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पटाखा बाजार में जबरदस्त आग लगी है। 200 से ज्यादा पटाखा की दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। दशहरा मैदान में लगी इस आग में 200 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई। बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बाजार में आग लगी और सबसे जो राहत की बात है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है। बड़े मैदान में यह आयोजन किया गया था जिसमें 200 से ज्यादा ये दुकानें थीं। आसपास तमाम गाड़ियां खड़ी थीं और उन गाड़ियों में भी आग लगने की बात सामने आई है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की गई और उसमें काफी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। करीब 6:30 से 7 बजे के बीच में फरीदाबाद में दशहरा मैदान में यह आग लगी। एक दुकान में विस्फोट की बात सबसे पहले सामने आई और उसके बाद बताया जा रहा है कि सभी दुकानों में एक के बाद एक आग फैलती चली गई और आधे घंटे के भीतर पूरे बाजार में दंदनाती हुई आग आप देख सकते थे और आसमान में आतिशबाजी। और इस सब की वजह बना शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जिस तरीके से कंटे पर तार लगाया जाता है, तार काटकर उस तरीके से तार लगाया गया था और बिजली की सप्लाई तमाम दुकानों को दी गई थी और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन राहत के बाद, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ है। तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया था ताकि इस पर व्यवस्थित जानकारी एकत्रित की जा सके और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। 18 दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची हुई थी और आग बुझाने के लिए पुरजोर कोशिशें हो रही थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ दुकानें जल रही थी और दूसरी तरफ आसमान में आतिशबाजी होती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये बड़ी खबर हमने आपके सामने पेश की। शाम 6:30 बजे के आसपास, 6:30 से 7 बजे के आसपास इस बाजार में आग लगी। माना जा रहा है कि बाजार तमाम कायदे कानून के हिसाब से ही लगाई गई थी, लेकिन बिजली के कनेक्शन में की गई कोताही और उस पर लापरवाही ने इस बाजार में आज ये हर्ष अंजाम दिया। उसका ये अंजाम होता हुआ दिखाई दिया, ये हर्ष हुआ उसका। दशहरा ग्राउंड में ये आग लगी और फायर ब्रिगेड के तमाम अधिकारियों से जब हमारी बातचीत हुई, उनका यही कहना था कि चूंकि ये पटाखों की दुकानों को आग से बचाने के लिए खुले मैदान में लगाया गया था और घनी आबादी इसके आसपास कहीं पर भी नहीं थी, इसलिए आम आदमी को इसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान इस संबंध में हुआ कि सभी दुकानें जलकर खाक हो गई और यहां तक कि जो तमाम गाड़ियां वहां पर पार्क थी जिसमें लोग सवार होकर खरीदारी करने पहुंचे थे, वो तमाम गाड़ियां भी आज जलकर खाक हो चुकी हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि गंभीर रूप से घायल होने वालों की संख्या न के बराबर है। इस बड़ी खबर के साथ साथ आइए अब आज की बड़ी राजनीतिक खबर पर वापस लौटते हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर उहापोह की स्थिति लगातार बनी हुई है। नितिन गडकरी सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब ताजा खबरों के हिसाब से ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी चाहते हैं कि उनके किसी करीबी को क्यों ना महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के तौर पर रख दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आम चर्चा लगातार हो रही थी, आम सहमति भी बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि राजनीति में परिपक्व नितिन गडकरी, जो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उन्हें अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाती तो न सिर्फ आरएसएस की तरफ से इसे एक हरी झंडी के तौर पर देखा जाता, बल्कि शिवसेना को साधने के लिए भी ये काम बेहतर तरीके से होता। दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से लगातार अब नरमी के सुर आते दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के तमाम नेता, जो खास करके वरिष्ठ नेता हैं, वो ओम माथुर, जो कि नए महाराष्ट्र के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनसे मुलाकात करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पर विचार कर सकते हैं। तो आखिरकार क्यों ये उहापोह सी स्थिति बनती दिख रही है? मुख्यमंत्री के नाम पर लेकर क्यों इस तरह से असहमति और सहमति के बीच में झूल रही है भारतीय जनता पार्टी? और क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना मदद न भी दे तब भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर विधायकों के समर्थन से सरकार बना सकती है, जो या तो निर्दलीय हैं या छोटी पार्टियों के हैं? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन राज्य में सरकार और सीएम को लेकर बीजेपी पसोपेश में है। सरकार बनाने और नए सीएम को लेकर बीजेपी ने फैसला दिवाली के बाद के लिए टाल दिया है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम काफी जोर पकड़ने लगा है। मंगलवार को जब गडकरी नागपुर पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद खबर आई कि पार्टी के 30 विधायक उनसे मिलने उनके घर पहुंचे।
विधायकों की मांग है कि नितिन गडकरी को ही सीएम बनाया जाए। गडकरी के समर्थन में जुटे ज्यादातर विधायक विदर्भ क्षेत्र से आते हैं। विदर्भ में बीजेपी ने 62 में से 44 सीटें जीती हैं। गडकरी समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए एमएनएस कैंपेन भी शुरू कर दिया है। गडकरी समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए एसएमएस कैंपेन भी शुरू कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार भी गडकरी के समर्थन में आगे आ गए हैं। हमारी तो इच्छा है कि नितिन जी को जब पार्टी ने पूछा कि आप महाराष्ट्र जाने को तैयार है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं। हमें इस बात का आश्चर्य है, वो महाराष्ट्र में उन्होंने आना चाहिए, ऐसा हमको सबको ही लगता है, मुझे नहीं सबको लगता है। हालांकि गडकरी ने पहले कहा था कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। आप क्या रेस में है, क्या मुख्यमंत्री बनना है? मैं 10 बार बता चुका हूं कि मैं रेस में नहीं हूं। नितिन गडकरी सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले थे। इसके बाद मंगलवार सुबह उन्होंने अरुण जेटली से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद सीएम के लिए उनके नाम को लेकर चर्चा गर्म हो गई थी। अब वो संघ नेताओं से मुलाकात के लिए नागपुर पहुंचे हैं। ऐसे में गडकरी के नागपुर दौरे को इसी सियासी कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, इसका फैसला दिवाली के बाद ही होना है। तब तक कई नाम सामने आएंगे और बीजेपी में इस पद को लेकर चल रही गुटबाजी और संगीन होती जाएगी। अब देखना यह है केंद्रीय नेतृत्व इस बारे में क्या फैसला लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। तो इस तरह से उहापोह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दो विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक वानखेड़े साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी समझते हैं। अशोक जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। जो उहापोह की स्थिति है मुख्यमंत्री को लेकर, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या कोई और, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में ये चल क्यों रहा है? और दूसरी तरफ शिवसेना को दबाने के लिए क्या ये वाकई में जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती फिरे कि भाई आप अगर हमारे साथ हमारे टर्म्स पर नहीं आते हैं तो हम निर्दलीय और छोटे दलों के आधार पर अल्पमत की सरकार बना लेंगे? चल क्या रहा है बीजेपी में? अजय जी, एक बात तो बड़ी साफ है कि चुनाव के नतीजे आने से आज तक किसी ने भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी नहीं की, ना किसी का नाम सजेस्ट हुआ। मीडिया लगातार देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहा है। दिल्ली में भी देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा है और यदि 150 तक आंकड़ा पहुंच जाता बीजेपी का और अपने बलबूते पे, खुद के बलबूते पे सरकार बना लेती तो निर्विवाद रूप से देवेंद्र फडणवीस ही होते। लेकिन लगातार जो दिल्ली में मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो विधायक चुन के आए हैं उनमें एक असमंजसता है कि कैसे ये अल्पमत की सरकार को कैसे चलाएंगे जी। और यदि बाहर से सपोर्ट भी किसी का लिया एनसीपी का या शिवसेना को सरकार में भागीदारी देते हुए भी उनके समर्थन से सरकार बनाई तो वो कोलिशन गवर्नमेंट होगी। तो कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने वाला एक ऐसा नेता चाहिए जो महाराष्ट्र को समझता हो, जिसको महाराष्ट्र ने ठप्पा लगाया हो कि वो महाराष्ट्र का विकास कर सकता है जी। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी तो गडकरी के पास वो मंत्रालय था जिसने रोड बनाने थे जी। और गडकरी का नाम रोडकरी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने किया था जी जी। गडकरी बार बार कहते हैं कि मुझे नहीं आना, बिल्कुल, लेकिन गडकरी का एक स्टेटमेंट बहुत एक सजेस्टिव है। वो कहते हैं कि मुझे तो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं बनना था, लेकिन जब पार्टी ने आदेश दिया तो मैं बना जी। तो कहीं ना कहीं ये है कि यदि पार्टी आदेश देगी तो गडकरी जाएंगे, बिल्कुल। फिर गडकरी और फडणवीस में वो मैत्री नहीं है, वो दोस्ती नहीं है जो होनी चाहिए जी। यही सवाल हम उठा रहे हैं। गडकरी को पूछो तो वो यदि दिल्ली में रहना चाहेंगे तो मुनगंटीवार को वो मुंबई में देखना चाहेंगे, बिल्कुल। तो क्या ये दरअसल अपना वर्चस्व बढ़ाने की बात है? अशोक जी, मैं रोक रहा हूं आपको। रामकृपाल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में वही सब कुछ होता दिखाई दे रहा है जो एक जमाने में कांग्रेस में लगातार होता दिखाई देता था? क्या आज अनिश्चितता इस बात को लेकर है कि देवेंद्र फडणवीस 44 साल के हैं, शायद गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते, इसलिए नितिन गडकरी को सामने रखा जाए, लेकिन आरएसएस का दबाव कि आप शिवसेना को साथ लेकर चलिए, और ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार क्या कदम पहले बढ़ाया जाए? नहीं अजय जी, मैं ये नहीं मानता। मैं मान रहा हूं कि जो भी बीजेपी कर रही है बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और आज से नहीं जी। ये चुनाव से बहुत पहले बीजेपी ये मन बना चुकी थी, और मोदी जी और सीनियर नेता, कम से कम अमित शाह, इस बात को जानते हैं
कि अगर केंद्र में 10 साल 15 साल रहना है बीजेपी को तो बीजेपी उन राज्यों में कम से कम 3 ऐसे स्टेट हैं जिनके बूते ये लोकसभा में आए हैं। वो 3 स्विंग स्टेट थी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां की सीटें मिला के होती है 170। और इन तीनों जगह में से कहीं भी आपकी सरकार नहीं थी। तो सबको पता है कि इन स्टेट में अगर स्टेट सत्ता में नहीं आए या कम से कम आपने भले ही सीटें कम आए या ज्यादा आए, लेकिन आज महाराष्ट्र में बीजेपी हर क्षेत्र में बीजेपी का कार्डर पहुंच गया, बन गया, पहली बार हुआ ये। तो बीजेपी एक एक चीज रणनीति, अभी आप देखिए जिस दिन अमित शाह जी ने रिजल्ट के बाद जो पीसी की, उसमें जो उन्होंने पहला सेंटेंस कहा वो क्लियर कट सिग्नल था शिवसेना के लिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा बीजेपी और सहयोगियों की सरकार बनेगी, ये शब्द भी नहीं था। जबकि केंद्र में कहते थे कि हम चाहे बीजेपी जितनी भी सीटें पाए एनडीए की सरकार रहेगी, सहयोगियों की सरकार होगी। लेकिन उसके बाद गडकरी ये शाह के बाद उसके बाद तुरंत थोड़ी देर में शाम को प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया। उन्होंने भी यही कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। और उसके बाद जब वो फाइनली उनके स्पोक्समैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी यही कहा बीजेपी की सरकार बनेगी। मतलब सिग्नल क्लियर था कि हम सरकार तो बनाने जा रहे हैं, अगर हमारी शर्तों पर समर्थन देना है तो दीजिए या फिर अपनी शर्तें बताइए। तो जो सवेरे तक चैनल पे चल रहा था कि 2.5 साल उद्धव जी से कम पे मानेंगे नहीं, वो शाम होते होते वो समीकरण बदलने लगे सारे। फिर आया कि शिवसेना वो एनसीपी की तरफ से आ गया कि बिना शर्त समर्थन है। ये सब आप मत समझिए कि सडनली हुआ है, ये बड़ा कैलकुलेटेड गेम खेला गया है ये बताने के लिए कि नंबर 1 बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में, ये तय है। अब ये फैसला कर लो कि आपको क्या चाहिए, किसको। यहाँ पर अगर मैं आप दोनों के सामने एक सवाल रखूं, एक अल्पमत की सरकार 123 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और 12 विधायकों का और समर्थन मिल सकता है, यानी कि आप 135 के आंकड़े के ऊपर नहीं पहुंचते दिखाई देते। आप अगर अल्पमत की सरकार चलाना चाहते हैं तो ऐसे में कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा नहीं चला पाएगी। क्या ये सरकार वाकई में मुनासिब है या ये सिर्फ गिदड़ भपकी है? रामकमल जी बहुत छोटा जवाब के वक्त हमारे। देखिए मैं आपसे अजय जी कहता हूं, केंद्र में आप देख लीजिए केंद्र में कांग्रेस की मजबूरी नहीं थी मुलायम और मायावती का लेना, उनकी भी थी, उससे ज्यादा मजबूरी मुलायम और मायावती की थी। आप सोचिए कि मुलायम और मायावती किसी एक बिंदु पर एक साथ आए, यह सत्ता की मजबूरी और लेखा जोखा लेन देन बहुत सारी चीजें होती हैं। आप ये देखिए शिवसेना की मजबूरी क्या है, अगर शिवसेना पंगा लेती है तो उसे केंद्र में से बाहर जाना पड़ेगा। और मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो बहुत बड़ी ताकत होती है, बॉम्बे, नासिक और मैं वही बता, मैं तो सिर्फ 2 कह रहा हूँ, यहाँ की सत्ता और मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन का मतलब महाराष्ट्र में बहुत बड़ी आपकी सत्ता है। बिल्कुल, दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये नफा नुकसान जोड़ के आप जान लीजिए बीजेपी को पता है कि शिवसेना के सामने कोई विकल्प नहीं है, वो बार्गेन करेगी। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर आए हैं, एक ही संकेत दिया कि एनसीपी साथ है, तो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री पर आ गए। अब आप देखिए बहुत सारी चीजें होंगी। हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए अशोक जी, उसके बाद हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार विकल्प क्या बनता दिखाई दे रहा है। अल्पमत की सरकार अगर नहीं तो मुख्यमंत्री के तौर पर कौन और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा यहां आगे करेगी? बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आखिरकार महाराष्ट्र में किस तरीके से खींचतान मची हुई है मुख्यमंत्री के पद को लेकर, और ये उहापोह की स्थिति है जो कि दिवाली के बाद तक यानी कि 24 तारीख के दोपहर तक इसी तरीके से बने रहने की बातें सामने आ रही हैं। देवेंद्र फडणवीस माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के न सिर्फ बहुत करीबी और नजदीकी हैं बल्कि नरेंद्र मोदी के विश्वास प्राप्त भी हैं। युवा हैं, 44 साल की उम्र है और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के दबदबे को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही विदर्भ के तमाम नेताओं ने यह मांग करनी शुरू कर दी कि देवेंद्र फडणवीस की जगह है नितिन गडकरी को आगे रखा जाए, अचानक ऐसा माना गया कि एक नया दल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एसएमएस कैंपेन शुरू हो गया और उसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में विधायक भी नितिन गडकरी के घर पर दिल्ली में पहुंचने लगे, उनसे मुलाकात करने लगे। लेकिन क्या वाकई में
ये आगे जलकर पता चलेगा। 24 तारीख को दोपहर के बाद यही स्थिति निकलेगी कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी पिच पर शानदार प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के भीतर शायद सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। सीएम पद की रेस में अभी तक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन अब गडकरी की ना के बावजूद समर्थकों ने उनका नाम उछालकर फडणवीस की राह में रोड़ा जरूर बिछा दिया है। देवेंद्र फडणवीस भी विदर्भ क्षेत्र से आते हैं, जहां बीजेपी ने 62 में से 44 सीटें जीती हैं, लेकिन यहां के ज्यादातर विधायक इस जीत का श्रेय नितिन गडकरी को दे रहे हैं। ये नागपुर जिले में 11 सीटें हम लड़े थे, 11 की 11 हमने जीती है। ये कार्यकर्ताओं के भरोसे जीती है। विदर्भ में 66 में से 44 जीते हैं और महाराष्ट्र में पहली बार इतना अच्छा यश मिला है। विदर्भ क्षेत्र से आने वाले बीजेपी के ताकतवर नेता मुनगंटीवार भी गडकरी के पक्ष में ताल ठोक रहे हैं। फडणवीस मुंडे खेमे के करीब माने जाते हैं। मुंडे के निधन के बाद एकनाथ खड़से से उनकी जुगलबंदी रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इसीलिए सुधीर मुनगंटीवार ने गडकरी का नाम उछालकर ये संकेत दे दिया कि दूसरा खेमा फडणवीस को सीएम नहीं देखना चाहता। हालांकि पार्टी ने गडकरी समर्थकों की मुहिम पर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में फडणवीस की दावेदारी को ग्रहण लगता दिखाई नहीं दे रहा। आरएसएस बैकग्राउंड के फडणवीस मोदी की पसंद भी हो सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उन्हीं की अगुवाई में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की। फडणवीस मेयर से विधायक बने हैं और 15 साल के सियासी करियर में उनके ऊपर कोई दाग भी नहीं। वो युवा हैं और अच्छे वक्ता भी। अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो ये एक बड़ा बदलाव होगा। 1966 के बाद 1995 में पहली बार गैर मराठा सीएम बना था और उसके बाद ये दूसरा मौका होगा। हालांकि गडकरी का नाम आने से अब स्थिति और दिलचस्प होती दिख रही है, लेकिन इतना तय है कि फैसला अब दिवाली के बाद ही होगा। मुंबई से रफीक मुल्ला के साथ टीम न्यूज नेशन। अशोक जी, तो फिर क्या स्थिति बनती दिख रही है? क्या डार्क हॉर्स के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ही सबसे आगे बनते हुए दिखाई देंगे? देखो अजय जी, मैंने आपको कहा कि ये जो समय निकाला जा रहा है या समय जिसको टाइम बाइंग हम कहते हैं, वो इसलिए नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री पद को लेके कोई दुविधा है। सवाल है अशोक जी, क्षमा चाहूंगा आपसे, बहुत क्षमा चाहूंगा। नितिन गडकरी अभी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं विधायकों की मुलाकात के बाद। जरा देखते क्या कह रहे हैं। जो भी पार्टी का चयन होगा उसके पीछे पूरी पार्टी ताकत से खड़ी रहेगी और महाराष्ट्र को हम हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बनाने का सपना जो भारतीय जनता पार्टी का हम पूरा करेंगे। जहां तक मेरी बात है, मैं दिल्ली में खुश हूं और पार्टी नेतृत्व के बारे में आगे आने वाले दिनों में इसका उचित निर्णय करेगी। देखो अभी तो इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि जहां तक पार्टी की भूमिका है उसी भूमिका के आधार पर नए नेता का चयन होगा। आमदार आले होते, ते आमदार असं म्हणत होते की तुम्ही सीएम व्हावं। 40 आमदार होते, त्या सर्व आमदारांची हीच मागणी आहे की नितीन गडकरींनीच राज्याचं मुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं। त्याच्यावर तुम्ही कसं प्रतिक्रिया? देखो, उनका मेरे ऊपर प्रेम है, मेरे ऊपर विश्वास है और मेरे विश्वास और प्रेम के उन्होंने जो भावना व्यक्त की है उसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। पर पार्टी के बारे में स्वाभाविक रूप से इसका जो निर्णय है वो पार्टी का नेतृत्व ही करेगा। चलिए, तो नितिन गडकरी बार बार यही सफाई दे रहे हैं कि दिल्ली में खुश हैं। बस बहुत छोटी सी टिप्पणी अशोक जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है। आपके हिसाब से आपकी गट फील क्या है? मेरी भी उनके बहुत करीबी लोगों से बात हुई तो उन्होंने एक ही बात कही कि वो दिल्ली में खुश है, लेकिन पार्टी का आदेश हो गया तो मना नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र को समझने वाले, महाराष्ट्र को जानने वाले और महाराष्ट्र की समस्याओं को समझने वाले वो एक ऐसे एक्सपीरियंस नेता है जो महाराष्ट्र को नेतृत्व दे सकते हैं। ये बार बार उनके बहुत ही नजदीकी समर्थक, नजदीकी लोग ये कह रहे हैं। और ये जो मुहिम चल रही है कहीं ना कहीं गडकरी के पूछे बगैर होता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस नहीं है जो सब लोग वोकल हो। भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में चुनाव हुआ, किसी ने नहीं कहा किसको मंत्री बनना चाहिए जी। लेकिन आज यदि वहां बात है तो कहीं ना कहीं इसको संघ की भी छुपी कुछ सहमति मिलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप सबों का बहुत धन्यवाद। माफ कीजिएगा, क्षमा करते हैं, इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे सत्ता हावी होती जा रही है
ये कहना गलत भी नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण भी होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री की उहापोह कम से कम दिवाली के बाद तक तो बनी ही रहेगी। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं कि इस बार धनतेरस पर क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है।